इस टॉपिक में हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एक वेस्टर्न सिटी की एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे दी हुई है, जिसमें वाइट 65% हैं, ब्लैक 20% हैं और हिस्पैनिक 15% हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, वाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक। तो ये 65% है, तो ये P1 इसको हम कहेंगे, ब्लैक को P2 कहेंगे, हिस्पैनिक को P3 कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, वाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक, तो इन तीनों की ये जो परसेंटेज दी हुई है, ये पहले की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम इसको P1 कहेंगे, इसको P2 कहेंगे और इसको P3 कहेंगे। सपोज करते हैं इस शहर से 12 मेंबर्स की एक ज्यूरी को सिलेक्ट करना है और हर रेजिडेंट की इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट किए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि 7 वाइट, 3 ब्लैक और 2 हिस्पैनिक मेंबर अगर सिलेक्ट हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अगर 4 वाइट और बाकी 8 अदर मेंबर हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और तीसरा पार्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट 1 ब्लैक मेंबर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को देखें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेशल केसेस को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में है कि 7 वाइट, 3 ब्लैक और 2 हिस्पैनिक मेंबर सेलेक्ट किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें ये पता लगता है कि हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डील कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीन तरह की कैटेगरीज हैं, वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि के हमारे पास 3 के बराबर है। क्योंकि के 3 के बराबर है तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्राइनोमियल कहेंगे, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास के की वैल्यू 3 के बराबर है, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था तो उसमें के की वैल्यू 2 के बराबर थी और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बाइनोमियल का नाम दिया था। इसी तरीके से अगर के की वैल्यू 3 हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक रैंडम वेक्टर है जिसके अंदर तीन रैंडम वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और x3। और x1 डिनोट करता है नंबर ऑफ वाइट मेंबर्स और x2 डिनोट करता है नंबर ऑफ ब्लैक मेंबर्स और x3 डिनोट करता है नंबर ऑफ हिस्पैनिक मेंबर्स। और इसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि हमने कुल 12 मेंबर को सिलेक्ट करना है, इसलिए n की वैल्यू 12 के बराबर है। और क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन थी कि वाइट 65% हैं, ब्लैक 20% हैं, हिस्पैनिक 15% हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि P1 जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 है, P2 0.20 है और P3 0.15 है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन अगर हम देखें तो उसमें x1 से लेकर xk तक होता है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी भी P1 से लेकर pk तक होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन रैंडम वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, इसलिए हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में k की जगह 3 पुट करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन इस टाइप का बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, p3 की पावर x3। और हम जानते हैं कि वाइट 7 है, ब्लैक 3 हैं और हिस्पैनिक 2 हैं। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, x1 7 के बराबर है, x2 3 के बराबर है और हिस्पैनिक 2 के बराबर है। तो इनकी जब वैल्यूज़ पुट करेंगे n 12 के बराबर है। प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने पिछली स्लाइड में देखी, तो ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे। n की जगह 12 पुट करेंगे, x1 की जगह 7 पुट करेंगे, x2 की जगह 3 पुट करेंगे और x3 की जगह हम 2 पुट करेंगे और p1 की जगह 0.65 पुट करेंगे, x2 की जगह
P2 की जगह 0.20 पुट करेंगे और P3 की जगह 0.15 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 7%। यानी कि अगर हम 12 मेंबर्स की एक ज्यूरी को सिलेक्ट करते हैं और उसमें 7 वाइट हों, 3 ब्लैक हों और 2 हिस्पैनिक मेंबर हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7% होगी। क्वेश्चन के पार्ट 2 में ये कहा गया है कि अगर 4 वाइट हों और 8 बाकी मेंबर्स हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 4 वाइट हैं और बाकी जो 8 मेंबर हैं वो हिस्पैनिक और ब्लैक हैं। तो उन दोनों को मिला के एक कैटेगरी बनाई गई है। वो कौन सी है? एक वाइट वाली है और दूसरी नॉन वाइट वाली है, यानी कि अदर वाली कैटेगरी है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वाइट वाली और एक अदर वाली। तो के हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी और यहाँ पे वाइट सक्सेस को कहेंगे और अदर को हम फेलियर कहेंगे। हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं, एक है वाइट और दूसरी है अदर। और अदर में हमारे पास आते हैं ब्लैक और हिस्पैनिक। तो इस केस में हम ब्लैक और हिस्पैनिक को इकट्ठा कर लेंगे तो इनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 35% बनेगी, यानी कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 65% होगी पी यानी कि, और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी वो 35% होगी यानी कि क्यू। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। इस केस में हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, एक है वाइट के लिए और दूसरा है अदर के लिए। क्योंकि वाइट 4 सिलेक्ट करने हैं इसलिए x1 की जगह हमने 4 पुट करना है और अदर 8 हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 पुट करना है। तो अगर हम फार्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह 12, x1 की जगह 4 और x2 की जगह 8 और p1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.65 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.35 जी हमने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो इसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो क्या जवाब आएगा? 2%। यानी कि 12 मेंबर्स की जो ज्यूरी हम सिलेक्ट करेंगे उसमें अगर 4 वाइट हों और जो बाकी जो 8 हैं उनमें हिस्पैनिक और ब्लैक हों तो उस सूरत में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 2% होगी। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में कहा गया है कि एट द मोस्ट 1 ब्लैक मेंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्ट होने की। तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज बनती हैं, इनमें एक कैटेगरी ब्लैक की है और दूसरी कैटेगरी नॉन ब्लैक की है। तो ब्लैक की कैटेगरी को हम सक्सेस कहेंगे और जो नॉन ब्लैक की कैटेगरी है उसे हम फेलियर कहेंगे। तो इस केस में भी हमारे पास जो के की वैल्यू 2 के बराबर है तो ये एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक ब्लैक और अदर्स की। तो ब्लैक 20% है तो जो अदर होंगे उनमें वाइट और हिस्पैनिक आएंगे। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों की जो परसेंटेज है उसको जमा कर लेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? 80% बन जाएगी। यानी कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है और ये हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ब्लैक को सक्सेस रिकॉर्ड किया गया है और क्योंकि हम जानते हैं कि हमने 12 मेंबर को सिलेक्ट करना है इसलिए n = 12 है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि ब्लैक 20% थे इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है। और इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एट द मोस्ट एक ब्लैक होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लैक होना चाहिए। तो इस सूरत में या तो ब्लैक एक होगा या ब्लैक बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन इसके अंदर आ जाती हैं कि या तो ब्लैक होगा ही नहीं, तब भी ये बात सही हो जाएगी क्योंकि जहाँ पे शर्त ये लगाई गई है कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम भी हो सकता है या एक के बराबर मैक्सिमम हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा रैंडम वेरिएबल है तो ये 2 वैल्यूज़ अटेन करेगा, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे और आखिर में इनको जमा कर लेंगे। पहले केस में हम x 0 पुट करेंगे,
यानी कि एक ब्लैक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उस सूरत में इसका यही मतलब है कि अगर एक ब्लैक भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो बाकी जो हिस्पैनिक और वाइट थे वो 12 के 12 सिलेक्ट हो गए। यानी कि x1 की वैल्यू 0 है तो इसलिए यहाँ पे हमने x1 की जगह 0 पुट किया फार्मूला में, और x2 यानी कि अदर वाले टोटल 12 सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखा x2 की जगह। और इसी तरीके से यानी कि P1 जहाँ पे P1 होता है और P1 की पावर होती है, जहाँ पे x1 होती है पावर, तो x1 पावर में हमने तो x1 की जगह हमने 0 लिखा, और P1 यानी कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 0.20 है ये लिखी। इसके बाद यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है P2, तो हमने P2 की जगह 0.80 लिखा, और यहाँ पे होता है n माइनस x1, तो n 12 के इक्वल है, माइनस x1 0 के इक्वल है, तो 12 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास आया 0.069। अगर इसी तरीके से उस ज्यूरी में एक ब्लैक सिलेक्ट होता है तो इसका मतलब है जो वाइट और हिस्पैनिक हैं वो 11 सिलेक्ट होंगे, तो x1 1 होगा और x2 11 होगा। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.206। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो एट द मोस्ट वन ब्लैक मेंबर सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 27.5% होगी।